नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेल टाइम्स 2.0 में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रीबर्थ ऑफ डेविल क्वीन। एपिसोड 2। अविनाश के ये कहने पर कि वो कृष्णा को ढूंढने में मदद करे, ओम बस अपने हाथ में पड़े उस फाइल को देखते हुए कहता है, हम ठीक है, मैं अपने आदमियों से कह दूंगा। उसकी ये बात उसकी आंखें से मेल नहीं खा रही थी। उसकी आंखें में एक शैतानी चमक थी, एक पागलपन था जो किसके लिए और क्यों था ये तो वही जनता था। अविनाश अपने ऑफिस के सामने उतारने जाता है और कार आगे बढ़ जाती है। एक अंधेरे कमरे में उस कमी में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, बस थी तो चांद की रोशनी जो खिड़की से छन कर आ रही थी। उस रोशनी में अंदर ला नज़ारा हल्का हल्का दिख रहा था, जहां एक परछाई एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके थोड़ा आगे सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जहां बहुत से कागज की फरफराहट की आवाज के साथ कुछ कुछ पेपर जो वही बोर्ड पर पिन थे हवा की आय से उड़कर आवाज निकाल रहे थे। उस कुर्सी के पीछे एक चीज लटक रही थी जिसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक पंचिंग बैग है। इस पूरे कमरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी साइको का कमरा हो। नीचे फ्लोर पर कहीं रंग तो कहीं लाल धब्बे दिख रहे थे। वो परछाई वहां से उठकर बोर्ड के सामने जाती जाती है और अपने हाथों से उसे छूने लगती है। उस परछाई ने पूरे काले कपड़े पहने रखे थे, जिसके कारण ये पता लगाना मुश्किल था कि वो लड़का है या लड़की। कुछ पल ऐसे ही देखने के बाद वो परछाई उसको कमरे से बाहर चली जाती है। वही गेट से जाते हुए वहां रखे टेबल से उसने गन उठा लिया था। ऐसे ही सामी बीत रहा था क्योंकि अब प्रोजेक्ट मिल गया था और अविनाश रंधावा की सगाई भी थी, इसलिए सभी ने ये तय किया कि वो इस प्रोजेक्ट को उसके बाद शुरू करेंगे। ये बात सभी ने कृष्णा को भी बताई, जिसे उसने मान लिया। व्हाइट पैलेस। आज रंधावा मैंशन में बहुत चहल पहल थी क्योंकि इस घर के बारे पोते की सगाई जो थी, पार्टी व्हाइट पैलेस में होने वाली थी, जो कि बहुत बड़ी और आलीशान। ये रंधावा फैमिली का खुद का है, वो 30 मंजिला है। यहाँ रंधावा फैमिली के सभी फंक्शंस पार्टी होती। व्हाइट पैलेस जो मुंबई के अल्टामाउंट रोड में स्थित है, यह एक बहुत ही आलीशान और सुरक्षित स्थान है जो अक्सर रंधावा परिवार के महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। व्हाइट पैलेस में कई आलीशान सुविधाएं हैं, जैसे कि एक प्राइवेट सिनेमा, एक टेनिस कोर्ट, एक स्विमिंग पूल, एक जिम और अन्य सुविधाएं। यह एक बहुत ही सुंदर और आलीशान जगह है जो दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान घरों में से एक है। सभी सर्वेंट या वर्कर्स कुछ न कुछ कम में लगे पड़े, वही नेहा रंधावा जो हर एक कम को बारीकी से देख रही थी। शाम 7 बजे से धरे धरे सभी गेस्ट आने शुरू हो गए थे। सभी बिजनेसमैन अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर आए थे ताकि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों में से किसी को भी वो पसंद आ जाए तो उनका तो कल्याण हो जाएगा। इतने बड़े बिजनेसमैन होने पर कोई दुश्मन न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी कोई आगे बढ़ता है तब उनसे जलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ लोग ऐसे भी लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने कृष्णा को बहुत कुछ कहा हुआ था। इसके बारे में किसी को पता है या नहीं तो कोई नहीं जानता। मीडिया भी वहां बाहर मौजूद थी, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जो भी पिक्चर्स होंगी उसके लिए सिर्फ कुछ मीडिया वालों को अंदर भेजा गया था, बाकी बाहर के फुटेज ले रहे थे। एक साथ कई गाड़ियां वहां आती हैं, जिसमें से एक लेटेस्ट एडिशन की गाड़ी से ओम उतरता है, जिसे देख सभी लड़कियां आहें भरने करती हैं। भले ही ओम का आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था, फिर भी को कामदेव से कम नहीं लग रहा था। उसने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनावे हुआ था, जिसके अंदर व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक टाई कैरी किया हुआ था। कुल मिलाकर किसी को घायल करने के लिए उसके एक झलक ही काफी है। उसके पीछे वाले कार से रोहन और ऋतु खन्ना बाहर आए हैं। रोहन एक एक्टर था जिस पर लड़कियां आज भी दीवानी हैं। उसकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। उन तीनों के अंदर जाने के बाद जिंदल परिवार भी आ जाता है, जहां अर्जुन ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहनावे हुआ था। उसकी स्माइल इतनी प्यारी होती है कि किसी का भी उस पर दिल आ जाए। वही सिया ने एक स्टारप्लस स्लीवलेस डार्क ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था जो देखने से ही कस्टम मेड लग रहा था। अर्जुन और सिया अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आए थे क्योंकि वो सब अंदर ही थे। दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर एक भव्य और आलिशान सजावट की गई थी। इंटर करने के साथ ही एक गुलाबी और सफेद गुलाबों का एक जादुई जंगल बनाया गया है। गुलाबों के बीच से एक रास्ता बना हुआ है जिसे गुलाबी और सफेद पंखुड़ियों से सजाया गया है। छत से लटकते हुए मोतियों और फूलों की लताएं इस सपने जैसी सजावट को और भी खूबसूरत बनाती हैं। ये सजावट एक परी कथा जैसी मन को मोहने वाली सजावट कहना एकदम सही है। पूरा फ्लो फूलों की खुशबू से फैला हुआ था। आगे जाते ही जहां बैठने की व्यवस्था थी वहां भी एक बहुत सुरुचिपूर्ण और आकर्षक सजावट किया हुआ था, जिसमें सफेद रंग और कूच गुलाबी रंगों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है।
फूलों की व्यवस्था एक सुरम्य मार्ग बनाती है जो मेहमानों को एक सपने जैसी दुनिया में ले जाती है। लटकती हुई रोशनी और मोमबत्तियां इस जादुई वातावरण को और भी बढ़ाती हैं। वही कुछ दूरी पर गोल आकार का टेबल लगा हुआ था जिस पर महंगे शोपीस रखे हुए थे। टेबल के चारों तरफ आरामदायक कुर्सियां लगी हुई थी। दोनों साइड से रास्ता बना हुआ था जो आगे स्टेज की तरफ जा रहा था, जिसमें सफ़ेद फूलों और क्रिस्टल लैंप से पूरा स्टेज और उसके चारों तरफ की सजावट हुई थी। छत से लटकते हुए क्रिस्टल लैंप और फूलों की लताएं एक सपने जैसा माहौल बनाती हैं। फर्श पर बिछी सफ़ेद और गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां जो ग्लास स्टेज के चारों तरफ बिछी हुई थी। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे तभी अविनाश आते हुए दिखा है, जिसे देख वहां खड़ी सभी लड़कियां देखते ही रह जाती हैं, पर अब वो उसे अपना बनाने के बस सपने ही देख सकती थी। उसकी होने वाली मंगेतर जो उसके बगल में थी, उसने एक गुलाबी रंग का 3 पीस सूट पहनावे हुआ था जिसके साथ व्हाइट शर्ट और पिंक टाई थी। उसके साथ ही उसके हाथों में हाथ डाले सभी, जिसने एक रॉयल व्हाइट प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था। बल खुले हुए थोड़े कर्ली थे, साथ ही सिर पर एक प्यारा सा टियारा था जिसका रंग भी व्हाइट था। दोनों चलते हुए स्टेज पर जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर सभी फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं। रोहन रंधावा माइक लेकर सभी को अभिवादित करते हुए कहता है, I am truly grateful to each and every one of you for joining us on this joyous occasion for my son. Your presence fills my heart with warmth and appreciation. Today, we celebrate my son's engagement, and I would also like to take this opportunity to announce a significant change within Randhawa Corporation. Effective immediately, I am handing over the reins of the company to my son, Avinash. From this day forward, please direct all your attention and inquiries to him, as from now everyone will see Avinsh and not me as CEO. आज मेरे बेटे के इस खास दिन पर आप सभी का यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मेरे बेटे की सगाई है और साथ ही मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि अब से मैं रंधावा कॉर्पोरेशन की बागडोर अपने बेटे अविनाश को सौंप रहा हूं। अब से सभी लोग मुझसे नहीं बल्कि अविनाश को सीईओ के रूप में देखेंगे। उनकी बात खत्म होने के साथ ही वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। मुहूर्त का समय हो गया था, इसलिए नेहा किसी को अंगूठी लाने को कहती है। तभी कोई मैं गेट से अंदर आता है तो सभी का ध्यान वहां चला जाता है जहां से एक लड़की और एक लड़का हाथों में हाथ डाले अंदर आ रहे थे। लड़की ने क्रीम और गोल्डन मिक्स कलर का ऑफ शोल्डर आइवरी बॉल गाउन पहना हुआ था, साथ ही एक मास्क भी। उसमें उसका गोरा रंग और खिल रहा था। उसकी स्टाइल, आत्मविश्वास सब इतना परफेक्ट था जैसे कोई अप्सरा खुद धरती पर आई हो। उसने अपने बलों का एक सुंदर सा बन बनाया हुआ था जिससे उसका लुक और निखर के आ रहा था। सभी लड़कों की नज़र तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। सभी ये सोचने पर मजबूर थे कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कुछ की आंखों में हवस भी दिखने लगी थी, लेकिन जैसे ही सबकी आंखें उसकी भूरी आंखों से मिलती हैं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि वो उसे और घूर सके या अपनी गंदी नज़र भी उस पर डाले। लड़कियां को जल भूल कर लाल हो रही थी। उसके साथ में खड़े ने मरून रंग का एक 3 पीस सूट पहनावे हुआ था जिसमें उसकी स्माइल ने चांद चांद लगा दिया था। दोनों चलते हुए अंदर आते हैं। वही कोई था जो उसको लड़की को अपनी जुनून भारी नज़रों देख रहा था। जैसे जैसे दोनों अंदर आ रहे थे, सभी ये जानना चाह रहे थे कि ये कौन है। टेंडर मिलने के बाद सभी को पता चल गया था कि अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस की सीईओ एक लड़की है, लेकिन किसी ने देखा नहीं था तो वो पहचान नहीं पा रहे थे। वो स्टेज के थोड़ी दूरी पर आकर खड़े हो जाते हैं। फैमिली मेंबर में से भी कोई उसको नहीं जानता था, सिर्फ जेंट्स के कोई ऐसा भी था वहां जो उसको लड़की को गौर से देखो रहा था, शायद पहचानना चाह रहा था। तब तक अंगूठी भी आ जाती है तो रंजीत जी सभी का ध्यान अपने तरफ लाते हुए कहते हैं, जल्दी करो, मुहूर्त निकाल जाएगा। अविनाश और सभी अंगूठी लेते हैं। पहले अविनाश पहनाता है। रिंग पूरी डिमांड की थी जिसकी निकासी बहुत बारीकी से की गई थी। उसके बाद सभी अंगूठी पहनावे हैं जो उसको रिंग का ही जोड़ा था, जिसमें एक डिज़ाइन बना हुआ था जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। अंगूठी पहनाते ही वहां तालियों का शोर गूंज उठता है। तभी स्टेज पर एक आवाज सुनाई देती है, कृष्णा, जो किसी को तो नहीं पर स्टेज पर खड़े सभी को सुनाई देती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। तभी वही किसी की आवाज आती है, कृष्णा। ये आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बस स्टेज पर जो भी फैमिली के थे उन्हें सुनाई दे इतनी थी। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक ये नाम सुनने को मिलेगा। जब सभी उस आवाज के तरफ देखते हैं जहां से आई थी तो वो जसवंत हो थी, जो आखिरी में आए लड़की को देख उन्होंने कृष्णा का नाम लिया था।
हाँ, उन्हें कृष्णा की कमी महसूस हो रही थी, पर अचानक कृष्णा का नाम सुनना सभी को हैरान करने के लिए काफी था। जसवंत जी उसको लड़की को एक तक देख रही थी। जब से उसने पार्टी में कदम रखा तभी से वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। पहली बार जब वो कृष्णा से मिली थी तब उसने मास्क नहीं लगा रखा था। हाँ, वो कृष्णा और आदित्य ही थे जो आखिरी में अंदर आए थे। कृष्णा को तो बस कुछ ही लोग जानते हैं, पर आदित्य ज्यादा टेर दिल्ली में ही रहता है और उसका बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लोग उसे एक बार में तो नहीं पहचान पाए। आदित्य एक फेमस सर्जन जरूर है, पर उसको लाइमलाइट बिल्कुल नहीं पसंद, और एक बार लाइमलाइट आ गए तो कृष्णा और पिहू को भी परेशानी हो सकती थी। जसवंत जी तो बहुत खुश थी कृष्णा को देखकर। जैसे ही उसका नाम लेती है सभी घर वाले उनके तरफ अपनी नजरें कर लेते हैं। जब तक कोई उनको कुछ कहता या समझाता कि कृष्णा अभी उनके साथ नहीं है, तब तक जसवंत जी स्टेज के नीचे आ जाती हैं। उनके पीछे पीछे रंजीत जी भी आ जाते हैं ताकि कमजोरी के कारण उनको परेशानी न हो। जसवंत जी जल्दी से नीचे जाती हैं और सीधा कृष्णा के गले लग जाती हैं। उन्होंने सच में कृष्णा को बहुत याद किया। कृष्णा ने उनका नंबर तो ले लिया था, पर उनके पास उसका नंबर नहीं था। बस एक मुलाकात में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो उसे कब से जानती हैं। उसको दिन के बाद कृष्णा ने भी उनको कॉल नहीं किया था, इसीलिए आज उसे अपने सामने देखा वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वहां आए सभी मेहमान भी अब ये जानना चाहते थे कि आखिर वो है कौन जिसका रंधावा फैमिली से इतना अच्छा मेल मिलाप है। रंजीत जी उनके पास आकर कहते हैं, कौन है ये जसवंत, क्या आप इन्हें जानती हैं? जसवंत जी कृष्णा से अलग होकर उनसे कहती हैं, हाँ मैं इसे जानती, हमने आपको पता है इसका नाम भी कृष्णा है, और न इसकी आंखें देखिए, बिल्कुल हमारी कृष्णा जैसी हैं। रंजीत जी कृष्णा को गौर से देखते हैं। उनकी आंखें इतनी तेजी थी जैसे वो आज पता लगा ही लेंगे कि वो कौन है। हम ये तो आपने सही कहा, पर ये आपको मिली कहाँ? हमने इन्हें आपके साथ कभी नहीं देखा है। जसवंत जी उन्हें पूरा बात बताती है कि उस दिन मंदिर में क्या हुआ था। ये बात किसी को इसलिए नहीं पता थी क्योंकि उनको कहीं भी बाहर जाने से मना किया गया था और वो जिद करके मंदिर गई थी। वही कृष्णा बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसको इन सब से कोई मतलब न हो। राज जो कब से आदित्य को देख रहा था वो बोलता है, आप तो डॉक्टर अग्निहोत्री हैं न, फेमस सर्जन। आदित्य उन्हें देख आदर के साथ कहता है, हेलो सर, यू हैव रिकग्नाइज्ड करेक्टली, आई एम आदित्य अग्निहोत्री, द फेमस सर्जन। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। राज, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अगर साथ काम करने का मौका मिला तो और भी अच्छा होगा। फिर रंजीत जी को देखकर कहते हैं, आ बाऊजी, ये भी मेरी तरह एक सर्जन है, या कहें तो इंडिया के बेस्ट सर्जन में से एक हैं। वो या कोई घर वाले आगे कुछ कहते तभी एक आवाज सबका ध्यान खींचती है, कहीं तुम उस डॉक्टर सूरज अग्निहोत्री के बेटे तो नहीं जिसके ऊपर फ्रॉड मर्डर के साथ ऑर्गन बेचने का भी इंतजाम लगा था, जिसके बाद वो कहीं गायब ही हो गया, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर खेतान की थी, जो मीटिंग में भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। उनकी इस बात पर सभी लोगों का ध्यान अब उधर ही हो गया था। उसकी बात सुन अब पार्टी में खुसूर फूसुर स्टार्ट हो गई थी। उसकी बात सुनने के बाद आदित्य ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसने अभी कुछ नहीं कहा। वही उसे चुप देख मिस्टर खेतान की हिम्मत बढ़ जाती है। उनकी आंखें कृष्णा की तरफ थी, वो नफरत के साथ उसे देख रहे थे। उससे ये बात हजम नहीं जो रही थी कि सिर्फ कुछ सालों में एक कंपनी टॉप पर आ गए जो कि एक लड़की चलाती है। ये बात उसके ईगो पर लग गई, जिसका बदला लेने का उसी ये अच्छा मौका समझा। वो आगे कहता है, बाप के साथ साथ माँ भी गायब हो गई। सुना था तुम्हारी माँ एक जज थी हाई कोर्ट में, कहीं उसने भी तो ऐसे ही पैसों से अपनी जगह हासिल की थी या कुछ और किया हो? वो ये सब बहुत ही घटिया तरीके से कह रहा था, जैसे दोनों ने सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही किए हो। ऊपर से उनकी माँ पर भी गंदे इल्जाम लगा रहा था। उसे तो ये पता ही नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। खुद छुप कर बैठा है और अपने बच्चों को लूटने भेज दिया। क्या वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम लोग को? इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं तो बिना मतलब के ही सोच रहा था कि एक लड़की इतनी ऊंचाइयों तक जा कैसे सकती है। अब पता चला इतनी खूबसूरत होने का क्या मतलब, जब इसका फायदा ही न उठाया जाए। वैसे अगर तुम्हें अपने आप को बेचकर ही इतने आगे आने था तो मेरे पास एक ऑफर है। मेरा बेटा अभी कुंवारा है, उसे ऐसी खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद हैं, क्यों न तुम उसके साथ? बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया। हमने बड़े हैं इसीलिए आपको थोड़ा बोलने क्या दिया, आप तो अपनी औकात दिखाने लग गए। अब भी अपना चेहरा, और आप सही सलामत हैं। ये मेरा बड़प्पन और उन्हीं लोगों के संस्कार हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, वरना
आदित्य जो कब से खुद को रोक रहा था क्योंकि ये जगह सही नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी का इतना अच्छा दिन खराब हो, पर अब जब बात सिर के ऊपर जा रही थी, अब उसके बहन के बारे में इतना घटिया बोल रहा था तो उससे रुका नहीं गया। उसका मन तो उसे जान से मार देने का कर रहा था। उसने अपने आप को कैसे रोका था ये तो वो खुद ही जानता था। तभी वहां एक डरावनी आवाज गूंजती है जिससे सभी के शरीर में एक कपकपी से दौड़ जाती है कुछ को छोड़कर। वहां का माहौल ऐसा हो गया था जैसे सांस ही न आ रही हो। वो आवाज कृष्णा की थी जिसके ऊपर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही सभी की नज़र उस पार जाती है, ऐसा लगता है जैसे आते फेफड़े दिल सब निकलकर बाहर आ गए हो। मिस्टर खेतान जो अब तक बड़े रौब से खड़े थे, उसकी एक नज़र से ही 2 कदम पीछे हो जाते हैं। कृष्णा की आंखें हारी हो गई थी, साथ हो गहरी भी। उसकी आसपास से भयानक ऑरा बाहर का रहा था जो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंख गहरी के साथ साथ लाल भी हो रही थी जैसे खून उल्टा दौड़ रहा हो। उसकी आंखें एक शैतानी आंखों से कम नहीं लग रही थी। जहां पहले वो अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी, अब काली माँ से कम नहीं दिख रही थी। कृष्णा धीरे धीरे चलते हुए मिस्टर खेतान के पास आती है। उनके आसपास से सभी थोड़े दूर हो गए थे। वही खेतान साहब को तो जैसे सांप सूंघ गया था। जितना उन्होंने बोला था अब उसका हर्जाना भरने की बारी थी, जो उन्हें कुछ ज्यादा महंगी पड़ने वही थी। कृष्णा उसके पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बहुत ही गहरी डरावनी आवाज में कहती है, लगता है मिस्टर खेतान को बहुत शौक है सच्चाई बाहर लाने का, बहुत ज्यादा अपडेट रहते हो, दूसरों की जिंदगियों में झांकने का बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो अपना मुंह वही खोलना ना चाहिए जहां औकात हो, साथ ही जानकारी भी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये शौक मैं पूरी कर देती हूँ। जरा तुम्हारे जीवन के बारे में भी दूसरों को पता चलना चाहिए। वैसे क्या कहा था तूने कि अच्छा जो भी कहा हो उसका भुगतान तो तुझे इसे जन्म में करना होगा, और ऐसा करना होगा ही। तेरी 7 पूछते भी तुझे भूल नहीं पाएंगी। एरर, एक बात तो बताना मैं भूल गई, जिस अग्निहोत्री की तू इतनी गुणगान कर रहा है न, उनके ऊपर लगे इल्जाम 5 साल पहले ही हटा दिए गए हैं। मेरे माँ बाप को इतना कुछ बोलने के लिए तेरे साथ क्या किया जाना चाहिए। चल तुझे एक बहुत बड़ा सबप्राइम देती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। जैसे ही वो इतना बोलती है, मिस्टर खेतान का फोन बाजने लगता है। कृष्णा उसके कान के पास बोलती है, उठा ले, क्या पता कुछ जरूरी बात हो या तेरा तोहफा हो। कहकर वो वही आगे एक चेयर को स्टाइल से सीधा करके बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार में रानी बैठी हो। मिस्टर खेतान फोन उठाते हैं तो उधर से जो कहा जाता है उसे सुन उनका फोन उनके हाथ से गिर जाता है, और वो कृष्णा को नफरत और गुस्से की नज़र से देखते हुए कहता है। कृष्णा उसके पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बहुत ही गहरी डरावनी आवाज में कहती है, लगता है मिस्टर खेतान को बहुत शौक है सच्चाई बाहर लाने का, बहुत ज्यादा अपडेट रहते हो, दूसरों की जिंदगियों में झांकने का बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो अपना मुंह वही खोलना ना चाहिए जहां औकात हो, साथ ही जानकारी भी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये शौक मैं पूरी कर देती हूँ। जरा तुम्हारे जीवन के बारे में भी दूसरों को पता चलना चाहिए। वैसे क्या कहा था तूने कि अच्छा जो भी कहा हो उसका भुगतान तो तुझे इसे जन्म में करना होगा, और ऐसा करना होगा ही। तेरी 7 पूछते भी तुझे भूल नहीं पाएंगी। एरर, एक बात तो बताना मैं भूल गई, जिस अग्निहोत्री की तू इतनी गुणगान कर रहा है न, उनके ऊपर लगे इल्जाम 5 साल पहले ही हटा दिए गए हैं। मेरे माँ बाप को इतना कुछ बोलने के लिए तेरे साथ क्या किया जाना चाहिए। चल तुझे एक बहुत बड़ा सबप्राइम देती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। जैसे ही वो इतना बोलती है, मिस्टर खेतान का फोन बाजने लगता है। कृष्णा उसके कान के पास बोलती है, उठा ले, क्या पता कुछ जरूरी बात हो या तेरा तोहफा हो। कहकर वो वही आगे एक चेयर को स्टाइल से सीधा करके बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार में रानी बैठी हो। मिस्टर खेतान फोन उठाते हैं तो उधर से जो कहा जाता है उसे सुन अपने फोन को कसकर पकड़ लेता है, और वो कृष्णा को नफरत और गुस्से की नज़र से देखते हुए कहता है, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी साल की मेहनत को बर्बाद कर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम मुझे जानती नहीं है कितना कमीना हूँ मैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना खुराना नाम है मेरा, तुझे अपने जूते के नहीं मसला नहीं न तो कहना। उतना बोल वो वहां से जल्दी निकल जाता है। उसकी आंखों जो नफरत थी वो उसके लिए परेशानी लाती है या कृष्णा के लिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कृष्णा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जैसे उसके लिए ये धमकी आम बात हो। वहां खड़े हर एक के लिए ये एक झटके से कम नहीं था कि पहले एक लड़की का इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी कंपनी चलाना, ना ऊपर से इतना बेखौफ और इतनी नेगेटिव डरावना ऑरा कहाँ ही देखने को मिलता है। बाकी लोग तो ये सच के ही राहत की सांस ले रहे थे कि उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था कुछ बोलने के लिए।
कृष्णा अपने जगह से खड़ी होते हुए सभी से कहती हैं, चलो ड्रामा खत्म हुआ तो जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो करो सब, और हाँ ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए वरना अपना अंजाम खुद सोच लेना। वो चलकर रंधावा फैमिली के पास जाती हैं जो अभी ताल बुत बने खड़े थे। अगर किसी ने गलती से भी ये सोचा होगा न कि ये कृष्णा है तो वो शायद ये ख्याल अपने मन से निकल दिए होंगे। आदित्य जल्दी से आगे आता है और सभी से कहता है, माफ करिएगा, हमारा आपकी पार्टी खराब करने का कोई इरादा नहीं था, हमारे कारण आपका इतना अच्छा दिन खराब हो गया, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, अब हम चलते हैं। इतना बोल वो कृष्णा को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब से दोनों अंदर आए थे किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला था। कृष्णा तो वैसे ही कुछ नहीं बोलती थे, पर अभी आदित्य भी अपनी आंखों को बंद किए बैठा हुआ था। आज उसका वो कल उसके सामने आ गया था जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता था। इसके कारण उसने कितना कुछ सहा था। अगर कृष्णा न होती तो शायद ही उसके माँ पापा के ऊपर लगा ये इल्जाम कभी हट भी पाता। उस भयानक अतीत जिससे वो भाग रहा था उसके जहां में एक बार फिर से ताज़ा हो गया था, वो उस पल वो याद करने लगता है जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक पल में खत्म कर दी। आदित्य के पापा सूरज अग्निहोत्री जो एक बहुत बड़े सर्जन थे, साथ साथ आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। उनके सामने कोई अमीर और गरीब नहीं होता था, सबको एक जैसा ही इलाज करते, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनकी पत्नी मीरा अग्निहोत्री गुजरात के हाई कोर्ट की जज थी जो कि अहमदाबाद में है। उनका मिजाज बहुत कड़क था, वह अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। उनके लिए सबसे पहले सच मायने रखता था, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोनों के दो बच्चे थे, एक आदित्य और एक पीहू। ऐसा ही उनके पास एक रेप केस आता है जिसका आरोपी एमएलए का बेटा था। उसके ऊपर बहुत से केस और भी लगे हुए थे जिनसे वो आसान से बाहर आ जाता था, चाहे पैसा के दाम पर हो या ताकत के दाम पर। इसके लिए वो बहुत बार जज को खरीद लेता था और अगर ऐसा ना हो तो उसके घर वालों को मरने की धमकी देता था। अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर वह बाहर आ जाता था। उसने मीरा जी को भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज और कुछ पुख्ता सबूत और जमा करवा दिया, जिसके कारण केस और मजबूत हो गया। अब एमएलए और उसके साथ ही उनके जान के दुश्मन बन बैठे थे। वो हर मुमकिन कोशिश करते थे कि उन्हें जान से मार दे, लेकिन हर बार उनकी किस्मत अच्छी होती थी जिसका कारण बच जाती थी। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे और केस आगे बढ़ते जा रहा था। आखिरकार वो दिन गया जब उन्होंने उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस ऑर्डर के बाद से ही विधायक और ज्यादा भड़क जाता है और मीरा जी के बच्चों तक को मरने की कोशिश करने लगता है। हर बार बॉडीगार्ड से के कारण वो जाते थे, कभी सूरज जी, कभी मीरा जी, कभी बच्चों, हर किसी पर हमले होने लग गए थे जिससे वो बच जाते थे। एमएलए बस एक मौके की तलाश में थे कि कब वो लोग उन्हें मौत के घाट उतारे करते थे, और यह मौका उन्हें तब मिलता है जब कुछ दिनों के लिए सारा परिवार मुंबई घूमने गया हुआ था। कुछ दिन रहने और घूमने के बाद जब वह वापस आ रहे थे तभी एक सुनसान रास्ते पर कुछ गाड़ियां उन्हें खेल लेती हैं, जिसमें से कम 15 लोग बाहर आते हैं। जब सूरज जी बाहर निकलकर उनसे बात करना चाहते हैं तभी उसका नेता उनके पेट में चाकू घोंट देता है। देख मेरा जी, और बच्चे डर जाते हैं। मीरा जी बच्चों को अंदर ही बैठने का बोल बाहर आती हैं और दौड़कर सूरज जी के पास जाती हैं, जिनकी सांसें अभी चल रही थी। जज बनने के साथ ही इन्होंने से लड़ना सीखी थी, जिसका इस्तेमाल कर वो कुछ लोगों को घायल कर देती हैं, साथ ही खुद भी बहुत चोटिल हो गई थी। तभी उनके हाथ में नीचे पड़ा चाकू आता है जिसका इस्तेमाल कर वो उसके लीडर की आंखों में घूंप देती है, जिससे वहां खड़े सभी गुंडों का ध्यान उस लीडर की तरफ चला जाता है। जिसका फायदा उठा वो सूरज जी को कैसी भी कर गाड़ी के पास लेकर आती हैं और गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ वहां से बाहर ले जाती हैं। पर शायद आज उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। कार के बहुत दूर जाने एक बाद एक मोड़ आने वाला था जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था जिसकी लाइट जल रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है वो ट्रक उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसके साथ ही एक धम की आवाज के साथ कार पलटते हुए बहुत दूर जा गिरती है। कार को देख ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो भी इंसान होगा वो बचने वाला नहीं है। तभी एक हाथ कार से बाहर गिरता है जो पूरा खून से लथपथ था। वो ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी थी वह भी वहां से गायब था। लगभग आधा घंटा बीत गया था पर उसको सुनसान रास्ते जगह पर अभी भी एक भी गाड़ी नहीं आई थी, लेकिन अब कार से पेट्रोल गिरने लग गया था। अचानक एक छोटी सी परछाई उस गाड़ी के पास आती है और कुछ पल बाद आदित्य और पीहू को कार से बाहर निकलने लगती हैं। लगभग 20 मिनट के भरपूर कोशिश के बाद वो आदित्य और पीहू को कुछ दूर लेता देती हैं।
उसके बाद वो आगे जाते हैं लेकिन कुछ पल बाद ही वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फ़ोन वही था जिस पर कॉल आ रहा था। वो जैसे ही कॉल उठाती है एक धमाके की आवाज़ के साथ वो थोड़ी दूर जा गिरती हैं। ये ब्लास्ट और कहीं नहीं बल्कि कार में हुआ था जिसमें मीरा जी और सूरज जी मौजूद थे। वही उस परछाई के पास गिरा फ़ोन जो कि उठ चुका था, उसमें से बार बार हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। अचानक वहां कार के बहुत दूर जाने एक बाद एक मोड़ आने वाला था जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था जिसकी लाइट जल रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है वो ट्रक उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसके साथ ही एक धम की आवाज के साथ कार पलटते हुए बहुत दूर जा गिरती है। कार को देख ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो भी इंसान होगा वो बचने वाला नहीं है। तभी एक हाथ कार से बाहर गिरता है जो पूरा खून से लथपथ था। वो ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी थी वो भी वहां से गायब था। लगभग आधा घंटा बीत गया था पर उस सुनसान रास्ते पर अभी भी एक भी गाड़ी नहीं आई थी। अब कार से पेट्रोल भी गिरने लग गया था। अचानक एक छोटी सी परछाई उस गाड़ी के पास आती है। कुछ पल बाद वो आदित्य और पीहू को कर से बाहर निकलने लगती हैं। लगभग 20 मिनट के भरपूर कोशिश के बाद वो आदित्य और पीहू को कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे लेटा देती हैं। दोनों बहुत ज्यादा घायल थे पर जिंदा थे। आदित्य को होश था जब तक वो बाहर नहीं आ गया था। उसने देखा कैसे उसको छोटी सी परछाई जो किसी छोटी बच्ची की थी उसने उनको बाहर निकाला, लेकिन ज्यादा चोटिल होने के कारण वो अपने आप को न हिला पा रहा था और न कुछ बोल पहल रहा था। आकार कर वो बेहोश हो गया। वो बच्ची उन दोनों को सुरक्षित रखकर वापस कार के पास जाती है और आगे मीरा जी और सूरज जी को भी निकलने की कोशिश करती है, पर किसी 7-8 साल की बच्ची के लिए ये लगभग नामुमकिन था। सूरज जी की सांसें थाम चुकी थी और मीरा जी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उनको पता था कि वो बचने वाली नहीं है, इसलिए वो जब उस बच्ची को इतनी कोशिश करते देखती है जो अपने पूरी हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी सांसें बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। अपने खून से सने हाथों से उस बच्ची के छोटे हाथ को पकड़ अपनी रुकती हुए सांसों के साथ कुछ कहती हैं और उसे अपना फोन भी देती हैं जो अभी तक पूरा टूटा नहीं था और चल भी रहा था। अपन बात के कर वो उसे धक्का मुक्की देते हुए कहती हैं, मीरा जी जहाँ जाओ डॉट ह यहाँ से हाँ आहा बहुत हाँ दू रले ले जाओ आहा हाँ जाओ ये का र कभी हाँ भी बल ब्लास्ट हाँ हो सकती है। और इसी के साथ मेरा जी की सांसें थम जाती हैं और जो हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था वो बेचैन होकर नीचे गिर जाता है। वो बच्ची ये देख घबरा जाती है और फोन को अपने हाथ में कस के पकड़ लेती है। कार से जल्दी से दूर होने लगती है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ अचानक बजने लगता है। वो अपने कांपते हाथों से जैसे ही फोन उठाती है एक बूम की आवाज के साथ कार ब्लैक होने के साथ दूर गिरती है। आग की लगते इतनी तेज कि वो उस बच्ची के पास ताल आ जाती है, जिसके साथ उसके हाथ से फोन 2 कदम दूर जा गिरता है और वो बच्ची वही मुंह के बल गिर जाती है। फोन से लगातार आवाजें आ रही थी। तभी भाई भाई आदित्य जो अपने अतीत में खोया हुआ था, इस आवाज से वो उससे बाहर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य कृष्णा को देखता है, फिर ना में सिर हिलाकर सीधा बैठकर सोचा है आदित्य खुद से, आज तक मैं वो मंजर भूल नहीं पाया हूँ। अगर उसको दिन कृष्णा न होती तो शायद माँ पापा के साथ मैं और पिहू भी मर जाते। हाँ वो बच्ची और कोई नहीं कृष्णा ही थी। उसको दिन मीरा जी ने उससे क्या कहा ये बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई है। घर आकर दोनों अपने कमरे में चले जाता है। व्हाइट पैलेस में भी रंधावा फैमिली ने पार्टी खत्म कर दी थी। वैसे सभी मीन चले भी गए थे, अब बस चारों परिवार बचे हुए थे क्योंकि ये जगह खुद रंधावा का ही था तो यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था थी। सभी अपने अपने ख्याल में थे। जो भी आज हुआ था सभी उसी बारे में सोच रहे थे। आधी रात में एक बड़े आलीशान कमरे में जो पूरा काले और ग्रे रंग का था, उसमें एक लड़का जिसने बस लोअर पहनावे हुआ था। उसके ऊपर की बॉडी पर कुछ नहीं था। उसके 8 पैक एब्स सिली बाल जो पूरा पसीने से भीग गए थी, पूरा बदन पसीने से भींगा हुआ था। अगर कोई लड़की इसे ऐसे देख ले तो जान भी देने को तैयार हो जाए। वो लगातार पंचिंग बैग पर अपने मुंह के बरसाए जा रहा था। 1 घंटा 2 घंटा होने को आया था पर वो रुकने को तैयार नहीं था। उसके हाथ से अब तो खून भी आने लगे थे। वो एक पंच इतनी जोर से मारता है कि बैग फट जाता है, तब जाकर वो रुकता है। अब बस उसकी तेज सांसों की आवाज ही उसको कमरे में गूंज रही थी। वो लड़का वही एक साइड दीवार से लग बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक बूंद थकावट की नहीं दिख रही थी। अचानक वो हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस बंद कमरे में गूंज रही थी। हंसते हंसते वो अपने हाथ को देखता है, फिर एकदम से चुप हो जाता है।
मुझे समझ क्यों नहीं आया कि वो तुम ही थी। एहसास था मगर मुझे फिर भी ये जानना पड़ा कि वो तुम ही हो। हाँ हाँ, मेरा दिन तुम्हें एक बार में क्यों नहीं पहचान पाया। हम ये तो गलत किया ना इसने, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए है ना। हाँ मिलनी चाहिए। गुनाह की माफ़ी मेरे जिंदगी में बिल्कुल नहीं है और तुम्हें न पहचान कर मैंने गुनाह किया है। गुनाह किया है। उसकी आवाज़ इतनी सनक भरी गई जैसे कोई पागल सन की इंसान हो। वो लड़का एक झटके से खड़ा होता है। उसकी हरकत एक पागल इंसान की हरकत से भी ज्यादा ऊपर थी। वो चलते हुए आगे की टेबल के पास जाता है। उसको टेबल पर एक गन रखे हुए थी। वो उसे कुछ देर देखता है फिर अपने हाथ में लेकर बिना कुछ सोचे समझे चला देता है। वहाँ एक गन की आवाज के साथ साथ शांत हो जाता है और सामने की दीवार और नीचे पूरा फर्श खून खून हो जाता है। लड़का वही एक साइड दीवार से लग बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक बूंद थकावट की नहीं दिख रही थी। अचानक वो हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस बंद कमरे में गूंज रही थी। हंसते हंसते वो अपने हाथ को देखता है फिर एकदम से चुप हो जाता है। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि वो तुम ही थी। एहसास था मगर मुझे फिर भी ये जानना पड़ा कि वो तुम ही हो। हाँ हाँ, मेरा दिल तुम्हें एक बार में क्यों नहीं पहचान पाया। हम ये तो गलत किया ना इसने, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए है ना। हाँ मिलनी चाहिए। गुनाह की माफ़ी मेरे जिंदगी में बिल्कुल नहीं है और तुम्हें न पहचान कर मैंने गुनाह किया है। गुनाह किया है। उसकी आवाज़ इतनी सनक भरी थी जैसे कोई पागल सन की इंसान हो। वो लड़का एक झटके से खड़ा होता है। उसकी हरकत एक पागल इंसान की हरकत से भी ज्यादा ऊपर थी। वो चलते हुए आगे की टेबल के पास जाता है। उसको टेबल पर एक गन रखे हुए थी। वो उसे कुछ देर देखता है फिर अपने हाथ में लेकर बिना कुछ सोचे समझे चला देता है। वहाँ एक गन की आवाज के साथ साथ शांत हो जाता है और सामने की दीवार और नीचे पूरा फर्श खून खून हो जाता है। अगली सुबह सभी अपने अपने घर चले गए थे और जेम्स वहीं से फ्रेश होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। प्रोजेक्ट का काम अब से शुरू होने वाला था। इसमें रंधावा जिंदल और जोशी इंडस्ट्री का काम एक साथ का था क्योंकि उनके बिजनेस सेम थे और वही खन्ना और अग्निहोत्री एक तरह के बिजनेस करते थे। उस प्रोजेक्ट में दोनों बिजनेस को मिलकर काम करना था, इसीलिए पहले दोनों बिजनेस वाले अपना अपना काम करने का तय करते हैं ताकि कोई भी चूक न हो। बाकी सब ठीक था पर ओम और कृष्णा दोनों में से कोई भी किसी दूसरे के ऑफिस में आकर काम नहीं करना चाहता था। दोनों का ऑफिस विपरीत दिशा में था तो ये जरूरी हो गया था, पर ओम ने साफ माना कर दिया था और कृष्णा को उसके ऑफिस में आने के लिए कहा। इस पर कृष्णा ने शांति मोड अपना लिया था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा जिसका साफ मतलब था उसे उसके हाँ या न स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आखिरकार जब ये मामला खत्म नहीं होता तो रोहित जी ओम को समझाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था इन दोनों में से कोई भी झुकने वाला नहीं था और ऐसे तो कभी काम स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ओम को ही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस जाने को कहा। उनकी बात को ओम कभी टालता नहीं था, इसीलिए वो खुन्नस से ही सही पर में गया। उसके झुकने पर कृष्णा की आंखों में संतुष्टि दिखती है। अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस आज भी ऑफिस में शांति थी। सभी को पता चल गया था कि यहाँ आज खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ ओमकार खन्ना आने वाले हैं। लड़कियों के दिल की तो घंटियां बजे रही थी और ऐसा हो भी क्यों न। ओम पहले तो बैचलर है, ऊपर से इतना हैंडसम, कौन नहीं चाहेगा कि वो एक नज़र ही किसी को देख ले। लड़कियां तो बहुत खुश थी पर वो इसे जाहिर नहीं कर सकती थी, नहीं तो क्या पता कब उनकी बॉस उन्हें जॉब से निकल दे। उसके बाद तो शायद ही कहीं अच्छी जॉब उन्हें मिले। जहां अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस में सभी तरह की सुख सुविधाएं सभी एम्प्लॉयज को मिलती थी, वही वहां के रूल्स भी उतने ही कड़क थे। एक गलती और हाथ में टर्मिनेशन लेटर होता था। सभी को अच्छी सैलरी के साथ वहां उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती थी, इसीलिए सभी अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करते थे। लगभग 11:15 में ऑफिस के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकती हैं जिसमें एक से ओम अपने रॉब के साथ बाहर आता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। ओम एक नज़र उसको विशाल बिल्डिंग को देखता है फिर अपने कदम अंदर की तरफ ले लेता है। मेन गेट पर ही पीहू उसका इंतजार करती हुए दिखती है। पीहू, हेलो सर, इट्स प्लेजर टू सी यू हियर। बॉस इज वेटिंग फॉर यू इनसाइड द कैबिन, कम लेट मी टेक यू देयर। ओम, हम लेट्स गो अंदर। किसी ने भी अपना सिर ऊपर करने की भी कोशिश नहीं की। सभी अपना काम अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे थे। ये देख ओम बहुत इम्प्रेस होता है। साथ हो अंदर का नज़ारा भी काफ़ी यूनिक और नेचर फ्रेंडली था। तीनों लिफ्ट में जाते हैं जहां पीहू 30th फ्लोर का बटन दबती है। कुछ पल बाद ही तीनों कैबिन के गेट के सामने खड़े थे। पीहू गेट नॉक करती है तो अंदर से कृष्णा की कोल्ड आवाज आती है, कम इन।
पीहू ओम और उसके असिस्टेंट राम को देख अंदर चलने को कहती हैं। अंदर कृष्णा अपने काम में लगी हुई थी। गेट नॉक होते ही उसे पता चल गया था कि ओम खन्ना यहाँ आ गए हैं। कृष्णा अपना सिर ऊपर कर ओम से कहती हैं, कम प्लीज सिट मिस्टर खन्ना। सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए फिर पीहू को देख कहती हैं, यू कैन गो नाउ एंड मिस्टर हरीश's फाइल शुड बी completed by tomorrow, got it? पीहू, यस बॉस, दैट फाइल विल बी completed by tomorrow। अब कैबिन में बस ओम, कृष्णा और असिस्टेंट राम ही बचे हुए थे। ओम ने राम को नहीं इशारा से बाहर जाने के लिए कहा तो वो एक्सक्यूज मी कहकर बाहर चला जाता है। कृष्णा, तो मिस्टर खन्ना काम शुरू करें, मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं, आपको एक बार देख लेने चाहिए, फिर हम डिसाइड कर आगे काम शुरू करेंगे। ओम, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, लाइए मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसे ही दोनों काम करने लगते हैं। बीच बीच में कभी ओम की नज़रें कृष्णा के ऊपर चली जाती थीं। यहाँ आते समय थी उसके आंखों में एक चमक दिखा रही थी, जैसे कोई खोज ना मिलने वाला हो। दोनों का ध्यान काम में इतना था कि उन्हें लंच टाइम का भी पता नहीं चला। ओम तो जैसे काम करते हुए उसमें डूब ही गई थी। ओम का फोन विब्रेट करता है, तब जाकर उसका ध्यान टूटता है। उसकी माँ यही ऋतु जी का मैसेज आया था लंच करने के लिए। वो अपनी फाइल बंद करता है और कृष्णा को देखता है जिसे कोई होश ही नहीं था, वो बस एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। ओम अपनी टाई खींचकर ढीली करता है। इस वक्त वो थोड़ी दूर लगे एक और टेबल पर बैठा काम कर रहा था। अपने चेयर से खड़े होने के साथ वो अपना शूट उतारकर वही कुर्सी पर रख देता है और चलते हुए कृष्णा के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होश ही नहीं है, किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा नीचे झुकने लगता है। तभी कृष्णा, जिसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, वो एक झटके के साथ अपना सिर ऊपर कर देखती है और कहती है, आप। ओम उसके झटके से ऊपर देखने और बोलने पर होश में आता है और तुरंत खड़ा होकर पीछे जाने लगता है। तभी टेबल के साइड में उसका पैर लगकर उलझ जाता है, जिसके कारण वो सीधा कृष्णा के ऊपर गिरने लगता है। उसके बाद जो होता है उसके कारण दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ओम का फोन वाइब्रेट करता है, तब जाकर उसका ध्यान टूटता है। उसकी माँ यही ऋतु जी का मैसेज आया था लंच करने के लिए। वो अपनी फाइल बंद करता है और कृष्णा को देखता है जिसे कोई होश ही नहीं था, वो बस एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। ओम अपनी टाई खींचकर ढीली करता है। इस वक्त वो थोड़ी दूर लगे एक और टेबल पर बैठा काम कर रहा था। अपने चेयर से खड़े होने के साथ वो अपना शूट उतारकर वही कुर्सी पर रख देता है और चलते हुए कृष्णा के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होश ही नहीं है, किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा नीचे झुकने लगता है। तभी कृष्णा, जिसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, वो एक झटके के साथ अपना सिर ऊपर कर देखती है और कहती है, आप। ओम उसके झटके से ऊपर देखने और बोलने पर होश में आता है और तुरंत खड़ा होकर पीछे जाने लगता है। तभी टेबल के साइड में उसका पैर लगकर उलझ जाता है, जिसके कारण वो सीधा कृष्णा के ऊपर गिरने लगता है। उसके बाद जो होता है उसके कारण दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हुआ यूं कि जब तक कृष्णा रिएक्शन देती ओम उसके ऊपर आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने अपना एक हाथ टेबल पर जमा लिया और एक चेयर पर, फिर भी उसके होंठ कृष्णा के फोरहेड को चूम लेते हैं। दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि दोनों में से किसी को भी समझने का मौका नहीं मिलता। कैबिन में पूरी शांति फैल जाती है, जैसे वहां कोई हो ही ना। कृष्णा सबसे पहले रिएक्ट करती है और अपनी कुर्सी को एक झटके के साथ पीछे खींच लेती है। ये सब इतनी जल्द में और अचानक होता है कि ओम, जो अपने हाथों के सहारे गिरा हुआ था, वो और नीचे झुक जाता है। वो तो गेहमत थी कि उसका एक हाथ वो टेबल के सहारे था, वो उसे पाकर लेता है, नहीं तो सीधे कृष्णा के कामों में गिरा होता। अब जाकर ओम अपने होश में आया था, वरना तो पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ था। उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात होती। वो जल्दी से सीधे खड़ा हो जाता है और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कहता है, ओम, ओम। वो लंच टाइम का टाइम्स हो गया था तो सोचा तुम्हें भी बोल दूं, चलो साथ में ही लंच कर लेते हैं। नॉक नॉक। ओम के बात खत्म करने से पहले ही गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुन ओम बिना कुछ बोले कृष्णा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कृष्णा भी अपने जगह पर आ जाती है। कृष्णा, कम इन। पीहू गेट खोल जल्दी से अंदर आती है और कृष्णा को फोन देते हुए कहती हैं, ये लीजिए, भाई का कॉल है, आपका फोन शायद साइलेंट पर था, अपने फोन नहीं उठाया तो भाई ने हमें कॉल किया, लीजिए बात कर लीजिए। कृष्णा बिना कुछ बोले फोन ले लेती है और अपने कान पर लगाती है। उधर से आदित्य उसको डांटते हुए कहता है, आदित्य फोन पर, कृष्णा आपको हमने कितनी बार समझाया है, अपना फोन साइलेंट मत किया करिए, हमें टेंशन होने लगती है। अच्छा, आपने लंच किया या नहीं?
कृष्णा को शांति से आदित्य की बात सुन रही थी। वो इस पर कुछ नहीं कहती है तो आदित्य समझ जाता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो वो उसे सब काम छोड़ पहले लंच करने को कहता है। ऐसा ही होता था। कृष्णा ज्यादातर टाइम अपना खाना स्किप कर देती थी, जिससे उसके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता था। ऐसे तो आदित्य हमेशा कॉल कर उसे कह देता था और वो उसकी बात मान भी लेती थी, लेकिन ये ज्यादा समय टल नहीं चला। वो अपना फोन या तो ऑफ कर देती थी या साइलेंट, जिसके कारण अब आदित्य को पीहू के फोन पर कॉल करना पड़ता था। कृष्णा कॉल काटकर पीहू को वापस दे देती है और लंच लाने को कहती है। कुछ समय बाद ही गेट से पीहू और राम दोनों साथ में आते हैं। दोनों के हाथ में लंच था। कृष्णा का खाना भी घर से ही आया था और ओम को उसकी मां ने भिजवा दिया था। दोनों अपना अपना लंच करने लगता है। ओम कर बात अपनी चोर नजरों से कृष्णा को देख लेता था। ऐसे ही 1 महीना होने को आया था। सब चीजें वैसे ही थी। ओम का कृष्णा के ऑफिस में उसके साथ काम करना। ओम कभी कभी कृष्णा से बात करने की कोशिश करता था। वो खुद ही पहले पहल करता था। पूरे दिन एक ही कैबिन में होने के बावजूद दोनों ले बीच बस काम की बातें ही होती थी। प्रोजेक्ट का काम लगभग खत्म होने को आया था। अब जो भी काम था वो 5 कंपनियों को साथ में करना था, जिसके लिए कुछ दिन बाद सभी ने एक मीटिंग रखी थी। आज आदित्य ने कृष्णा को फोन कर जल्दी घर आने को कहा था। पीहू ने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। पहले तो कृष्णा ने माना कर दिया कि उसे बात काम है, पर आदित्य के सख्ती से कहने पर वो मान जाती है। उसने ओम को भी इस बारे में बात दिया था। उसने भी ज्यादा सवाल न करते हुए जल्दी ही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस से निकल जाता है। उसे भी आज जरूरी काम से कहीं जाना था। वो खुद ये बात कृष्णा को बताने वाला था, पर जब सामने से कृष्णा ने कहा तो वो मान गया। शाम के करीब 7:30 बजे कृष्णा अपने मैंशन के बाहर कार पार्क करती है और अंदर जाने लगती है। जागे खोलते ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। एक भी लाइट घर में नहीं जल रही थी। ये कृष्णा को थोड़ा अजीब लगता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो चलते हुए स्विच बोर्ड के पास जाती है और लाइट ऑन करती है। लाइट जलने के बाद जैसे ही वो सामने देखती है, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें में गुस्सा और हैरानी के भाव दिखने लगते हैं। वो गुस्से से बोलती है, क्या है ये सब? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे सिर्फ नॉवल प्लैनेट पर। धन्यवाद।